दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं सीधे संसद से। सीधे संसद से में आज हम बात करेंगे किसान बिल पर, जिसे लेकर देश में एक अजीब सा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इस विषय पर गंभीरता से बात करने के लिए हमारे साथ हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जो एक सीए भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। भैया, आपका सीधे संसद से में स्वागत है। भैया, देश में 3 बिल किसानों को लेकर के राष्ट्रपति जी ने उनको सिग्नेचर करके मान्यता दे दी है। भारी विरोध भी हो रहा है और एक भ्रम की स्थिति बन रही है, जबकि मोदी सरकार हर बार की तरह इस बार भी इस बिल को लेकर के एकदम दृढ़ता से डटी हुई है। तो मैं जानना चाहता हूँ, ये बिल है क्या और इतना विवाद क्यों हो रहा है, और जब किसान बिल है तो 3 अलग अलग बिल क्यों है, उनकी क्या रूपरेखा है? देखिए, मैं तो पहले राष्ट्रपति जी ने जो कल इन बिलों को साइन करके अब वो देश का कानून बन गए हैं, तो एक तो उनका स्वागत करना चाहता हूँ। और मैं एक चीज और स्पष्ट रूप से यहाँ बताना चाहता हूँ कि यह जो आपने कहा कि बहुत भारी विरोध हो रहा है, ऐसा कुछ बात नहीं है। कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे इसका ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि वहाँ पे बिचौलिए और आड़तियों का बहुत बड़ा प्रभाव था। जैसे पंजाब है या हरियाणा में थोड़ा बहुत देखते हैं। बाकी जो पूरे देश का अगर हम देखें तो जो ऐसा किसान संगठन और किसान, यह सब इस बिलों के साथ हैं। यह जो बड़ा बदलाव हमारी सरकार कर रही है, इससे एक आमूलचूल बाजार की नई व्यवस्था किसानों को मिलने वाली है। उसकी उपज का उसको सही और पारदर्शी तरीके से उसको उचित मूल्य मिलेगा। तो यह एक नई प्रक्रिया है और इसमें किसानों का हित का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। और यही नहीं कि यह जो इस पूरे बिलों की जो डिमांड अगर आप देखें, पिछले 20 साल से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे यही बात सामने आती थी कि जब तक बाजार की व्यवस्था, कृषि उत्पादों के लिए जो वर्तमान बाजार की व्यवस्था है, उसकी मोनोपोली, एकाधिकार के साथ कुछ कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धा के मार्केट नहीं हम खोलेंगे, तब तक किसानों को उसके दामों, उपज का सही मूल्य नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात है कि जो वर्तमान व्यवस्था है पूरी एपीएमसी मार्केट के तहत, जिसके तहत एमएसपी जो सरकार घोषित करती है और किसानों की खरीद होती है न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, वह प्रक्रिया वैसी ही चलती रहेगी। उसके अलावा हमारी सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था एक खड़ी करके उसको एक कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धा मार्केट, बाजार की व्यवस्था देने का इसमें प्रावधान है। और इसलिए किसी किसान का इस पर अहित होने वाला कोई भी बात नहीं है। मेरा अगला प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ भैया, किसानों को इससे क्या लाभ होगा? मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में कहा था कि किसानों की आय को दुगुना करना है, तो ये उसके किस तरह लाभदायक होगा? दूसरा, क्योंकि भारत का जो किसान है बहुत परिश्रम करता है, बहुत मेहनत से अपने उपज को उगाता है, उसे किस तरह से लाभ होगा? और ये 3 बिलों की मान्यता अगर कुछ आप बता पाएं इस बारे में। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि किसानों की आय दुगना करने की जो समस्या है, इतने 70 साल हो गए हमारे को स्वतंत्र हुए और लगभग 60% हमारी जनसंख्या देश की है वो कृषि के क्षेत्र पे आधारित है, ग्रामीण क्षेत्र में उसका कार्य क्षेत्र है। और हर सरकारों ने इससे पहले हम किसानों के लिए यह कर रहे हैं, हम किसानों की समस्या का निराकरण कर रहे हैं, ये कहते हैं, फिर क्यों इतनी हालत उनकी बुरी है? इसका कारण ये था कि जो किसान की उपज होती है उसका उसे सही मूल्य नहीं मिलता। आप प्याज का ही देख लीजिए, टमाटर का देख लीजिए, गेहूं का देख लीजिए, जिस रेट पे किसान उस अपने खाद्यान्न को बेचता है और जिस मूल्य पे जो उपभोक्ता है उसको खरीदता है, कंज्यूमर को, उसके अंदर बहुत बड़ा गैप है जी। और उस गैप का फायदा कौन उठाता है? किसान को नहीं मिलता, कंज्यूमर को वही माल महंगा मिलता है। 2 रुपए किलो किसानों को टमाटर कई बार बेचना पड़ा, आपने कई खबर सुने होंगी, कहीं दूध में देखा होगा, प्याज में देखा होगा, 2-2, 4-4, 5-5 रुपए में किसानों को अपना माल बेचना पड़ता है। और वही उपभोक्ताओं को 20-20 रुपया, 35-35 रुपया और 80 रुपए तक उस चीज को खरीदना पड़ता है। तो ये जो बीच का बिचौलिए जो खा जाते थे, उनका भी एक रीजनेबल वो रहता है कि उसमें जो उनको रीजनेबल उन लेवल पे उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए, अंधाधुंध प्रॉफिट उनको नहीं मिलना चाहिए। यह बात भी पूरी तरह से ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये जो बिचौलियों का जो पूरा
तंत्र था, जी। बिचौलियों का एक माया जाल था जी। जो किसानों के लिए और उपभोक्ताओं के लिए दोनों को नुकसानदेह था। तो जी। उसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था हमारी सरकार ने इस बिल के तहत की है कि अगर किसानों को उसकी उपज का सही मूल्य मिले जी। और उपभोक्ताओं को भी वह उपज सही दामों पे मिले, जी। तो इनके बीच में एक नई प्रक्रिया, एक एडिशनल ट्रांसपेरेंट, एक एफिशिएंट मार्केट प्रक्रिया डेवलप हो। एक बिल का तो यह जी। महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जी। दूसरा बात क्या है कि जब किसान उपज पैदावार कुछ होती है जी। और वो तो सीजनल होती है जी। और उसके बाद उसको मार्केट तक पहुंचाने की भी बात होती है, जी। फिर उसके बाद अलग अलग सीजन्स में उसका पूरे साल उस उपज का बिक्री होती है, यूज होता है, तो उसके अंदर कई बार टाइम पीरियड होता है, तो उसके अंदर स्टोरेज की प्रॉपर फैसिलिटी चाहिए। आप देखते हैं कितने सीन्स टीवी में सब जगह दिखाते हैं कि अनाज खरीद प्रोक्योर किया हुआ सरकारों ने, अलग अलग लोगों ने, और सड़क पे सड़ रहा है, बारिश में खराब हो रहा है, लाखों टन चूहे खा गए। तो इसका भंडारण की जो व्यवस्था है वह भी बहुत कम है हमारे देश में। फिर कोल्ड स्टोरेज है, जैसे एग्रीकल्चर फ्रूट्स बनते हैं उसमें कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था बहुत कम है, तो उसके, और फिर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, मंडियों को एफिशिएंट करना की बात है, कंप्यूटराइज करने की बात है, इस सब में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत बड़ी पूंजी लगती है और सरकार सब पूंजी लगा नहीं सकती। प्राइवेट सेक्टर को भी इसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए उसको न्योता देना पड़ता है, और वह अगर आगे आएगा तो बाजार की पूरी सप्लाई चेन जिसको कहते हैं, वह किसान से लेके कंज्यूमर तक, रिटेल मार्केट है, सब चीजें, उस व्यवस्था को भी मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो प्राइवेट सेक्टर तब इन्वेस्टमेंट करेगा कि जो असेंशियल कमोडिटीज जो है वह जो है वो, उसमें 1955 में यह कानून बना था हमारे देश में। उस वक्त हमारे यहाँ, आपने PRL 480 गेहूं की बात सुनी होगी कि उस वक्त हमारे यहाँ शॉर्टेजेस थी हर चीज की, गेहूं की, चावल की, हर उपज की, तिलहन की, दालों की, ये बहुत शॉर्टेजेस थी, उपज बहुत कम होती थी, डिमांड बहुत ज्यादा थी। तो उस समय असेंशियल कमोडिटीज के अंदर कालाबाजारी वगैरह रोकने के लिए यह कानून बना था 1955 में। लेकिन आज तो उपज बहुत बढ़ गई है और आज की डेट में किसानों को सही मूल्य नहीं मिल रहा उसकी उपज का, तो जो शॉर्टेजेस से प्रचुरता के स्थिति में जब पहुंच गए, तो वह कानून जो शॉर्टेजेस को डील करता था वह आज की डेट में लागू नहीं हो सकता, और वह जो लिमिट थी उसके कारण प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी नहीं आता। कौन पैसा लगाएगा जब उसके ऊपर कालाबाजारी का इतना बड़ा जो संकट का बादल उसके सर पे मंडराता रहेगा। तो इसलिए असेंशियल कमोडिटीज 1955 का एक्ट का भी बदलाव की आवश्यकता थी। तो यह दो बिल जो है, यह महत्वपूर्ण बिल है, जिससे प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, वेयर हाउसिंग ठीक होगी, कोल्ड स्टोरेज ठीक होगा, रिटेल मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ठीक होगा, मार्केट में एफिशिएंसी आएगी और किसानों को उसका फायदा होगा और उपभोक्ता को भी फायदा होगा। तो यह दूसरा बिल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और तीसरा बिल का भी मैं आपको बताऊंगा कि वह कितना उस किसानों के हितकारी है। भैया, ई-नाम और किसान बिल ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए, क्योंकि ये पोर्टल भी मोदी सरकार के माध्यम से शुरू किया गया कि भारत में कहीं का भी किसान देश में कहीं पे भी अपनी फसल या उपज बेच सके, तो इस बारे में अगर आप थोड़ा सा जानकारी। देखिए, ई-नाम बहुत बढ़िया इनिशिएटिव था, कर्नाटक में वो सबसे पहले शुरू हुआ था। ई मार्केट इसको कहते हैं। ई मार्केट का मतलब है, आज की डेट में मंडी एक्ट जो है ना, वह क्या करता है कि किसानों को केवल अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में जहां वो रहता है, जहां पे उपज करता है, वहीं पे वो कंपल्शन है कि उसको उसी की मंडी में बेचना पड़ता है। अगर उसको आज मंदसौर का किसान है जो प्याज और टमाटर उगाता है, तो इंदौर की मंडी में उसको बेचना पड़ता है। अगर दिल्ली में उसको ज्यादा मूल्य मिल रहा है, या दिल्ली का कोई व्यापारी वहां से प्याज और टमाटर खरीदना चाहता है मंदसौर के मार्केट से, वो उसको अलाउड नहीं है वर्तमान स्थिति में। तो ई मंडी उसका एक वैकल्पिक प्रारूप था कि उस एक तो उसको
ई मंडी के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा उसको सारे देश में उस उपज का, उस उत्पाद का क्या भाव है, इसकी जानकारी किसान को मिलेगी। अगर उसको जानकारी मिलेगी तो वह बेटर प्राइस नेगोशिएट करके, बार्गेन करके अच्छे प्राइस लोकल मंडी में भी प्राप्त कर सकता है। दूसरा यह है कि वह अपने माल को किसी भी मंडी में बेच सकता है। तो ई मंडी का वो कॉन्सेप्ट है, उसको लगभग 1000 मंडियों को सरकार ने ई मंडी के रूप में बदलाव भी ला दिया है। और अब जो वैकल्पिक मंडियां बनेगी, वैकल्पिक बाजार बनेगा कृषि का, तो वहां पे भी सरकार ने पूरी व्यवस्था करी है कि कंप्यूटर के द्वारा पूरे देश में जो जो भी दाम है, जिस जिस चीज का, वस्तु का जहां पे जो दाम है, वो किसान को पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन उसको उस प्राइस की डिस्कवरी, उसको प्राइस, उसकी कमोडिटी का उसको जानकारी मिले, ताकि वह अपने माल को थ्रो अवे प्राइस में किसी आड़तिये के और बिचौलिए के चंगुल में फंस के ना बेच सके। भैया, विपक्ष बहुत भयंकर राजनीति कर रहा है। हमने देखा राज्यसभा में बहुत ज्यादा विरोध हुआ, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? उनका क्या नजरिया है, क्यों इस प्रकार वो कर रहे हैं? देखिए, विपक्ष जो है वो उसने एक अपने ऊपर एक तरीके की बात ले ली कि मुझे अब जो भी मोदी सरकार करेगी हमने उसका विरोध करना है। और विरोध करें, राजनीति में, प्रजातंत्र में यह सबका अधिकार है, लेकिन गलत इंफॉर्मेशन देके किसी वर्ग विशेष के लिए नुकसानदेह बात कह के, उसको बरगला के, उसकी इग्नोरेंस का फायदा उठा के उनको इस तरह का संघर्ष के ऊपर लाना बिल्कुल ठीक नहीं है। पहली बात वो कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को सरकार हटा देगी, तो हमने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो मंडी एक्ट है वो प्रदेश सरकारों का है, केंद्र सरकार के संविधान के दायरे में आता नहीं है। तो केंद्र सरकार जो है मंडियों को के और एमएसपी को छेड़ नहीं सकती। एमएसपी एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है, और इस बार संसद में हमारी सरकार ने इस साल के न्यूनतम समर्थन मूल्य ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया। तो एमएसपी बिल्कुल नहीं जा रहा, हटाया नहीं जाएगा। केंद्र सरकार मंडियों के सिस्टम को, एग्जिस्टिंग को खत्म नहीं करेगी। फिर भी विपक्ष बार बार किसानों को यह कह के भड़का रहे कि आपका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वह सरकार हटा देगी। तो इसका कोई प्रावधान इस बिल में नहीं है। दूसरा, मैंने बताया कि वो जो इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, वो जैसा मैंने तीसरी बात आपको कही थी कि किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि उसको आज वो अदरक उगाता है और उसका उपज होती है 3 महीने बाद, उसकी दाम क्या हो जाएगी उसको पता नहीं है, और उसकी तो कॉस्ट आज लग गई, कीमत उसकी उसमें उपज के लिए सारी लग गई, तो वह कई बार बहुत परेशानी में रहता है। तो वह एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट किसी के साथ भी कर सकता है कि मैं आज से 3 महीने बाद अपने इस अदरक को इस मूल्य पे आपको बेचूंगा। तो एक तो वो एश्योर हो जाएगा कि मेरे को किसी तरह से मेरे सामान की जो मूल्य है उपज का, मुझे सही दाम मिलेगा। तो यह भी एक तीसरे बिल के अंदर इसका प्रावधान है कि किसान किसी भी व्यक्ति से अपना आने वाले समय के लिए, अपनी उपज के लिए एक एग्रीमेंट उत्पाद के बारे में कर सकता है। आज यह भी एक महत्वपूर्ण विषय इसलिए कि केवल उसकी जमीन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं है, यह एग्रीमेंट है उसकी उपज के ऊपर। तो यह भी एक बड़ा बदलाव किसान के लिए, सही दाम, उचित मूल्य लेने के लिए उसके सामने उभर के आने वाले। तो यह जो तीनों बिल हैं इनको सामूहिक रूप से देखना चाहिए। एक तो फ्यूचर प्राइस एश्योरेंस मिलती है किसानों को, आने वाले समय में उसकी उपज का क्या दाम मिले, इसके लिए वो पूर्ववर्ती एग्रीमेंट कर सकता है। दूसरा, उस पूरे सप्लाई चेन में वो स्टोरेज, वेयर हाउसिंग में बड़ा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा। और तीसरा, एक वैकल्पिक मार्केट उसको बेचने के लिए अल्टरनेटिव मैकेनिज्म, ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म मिलेगा इंटर स्टेट सेल परचेज करने के लिए। तो यह तीनों जो आपस में बिल हैं, तीनों जो ऑर्डिनेंस पहले ही ला चुके थे, 5 जून को आ गया था। इतने दिन तक अगर विपक्ष को कुछ प्रॉब्लम थी तो ऑर्डिनेंस के लिए बात करना, वो तो लागू थे। उन ऑर्डिनेंस को जब आज पार्लियामेंट में, संसद में लेके हम बिल और एक्ट बनाने के थे, तो तब वो इस तरह से अराजकता का माहौल क्रिएट करके संसद को नहीं चलने देना और उसमें रूल बुक ऑफ संसद को भी डिस्टर्ब करना, इस तरह की बरगला के लोगों को भड़काना, यह बिल्कुल सही नहीं है। और यह तीनों बिल कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाएंगे। और आपका जो पहला प्रश्न था कि कैसे हम किसानों की आय दुगना करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि किसानों की उपज तो बढ़ रही है, लेकिन उस उपज का सही दाम उसको नहीं मिल पा रहा और उपभोक्ता को वो महंगाई मिल रहा है। तो इस
बीच में जो बिचौलिए जो सारा पैसा खा रहे हैं और मुनाफाखोरी कर रहे हैं, उसको अगर किसानों को वो पैसा मिल जाएगा तो उसका उपज का पैसा उसको ज्यादा मिलने लगेगा और उसकी आय अच्छी तरह से तेजी से बढ़ेगी। तो इसी के लिए यह तीनों मूलभूत बदलाव जो हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है और किसानों की आय इसमें अवश्य जल्दी ही बढ़ेगी और दुगना करने के लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। भैया, मैं किसानों की ओर से आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या किसान, आपने बहुत अच्छे से सारी चीजें विस्तार में बताई है, पर फिर भी मैं किसानों की ओर से आपसे पूछ रहा हूँ, क्या किसानों के हितों की अनदेखी की गई है या उन्हें भ्रम की स्थिति में विपक्ष जानबूझकर ला रहा है? देखिए, किसानों की हित की अनदेखी तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 20 वर्ष का भारत का इतिहास देखें, हर रिपोर्ट, चाहे पहला संसदीय समिति कृषि क्षेत्र पे उसकी रिपोर्ट देखें तो उसने भी कहा कि बदलाव लाना पड़ेगा, बाजारों में बदलाव लाने की जरूरत है, एक वैकल्पिक बाजार की व्यवस्था किसानों के लिए करना चाहिए। वो 62वीं रिपोर्ट संसदीय समिति की कृषि पर एक्सटेंसिवली इस बात को कहती है, तो संसद में ये बहुत डिटेल डिस्कस हो चुका है। उसके पहले MS स्वामीनाथन कमेटी की बात है, उसके बाद भी सरकार ने कई कृषि क्षेत्र की कमेटियां बनाई थी जिन रिपोर्ट्स में बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह बात आती है कि यह बदलाव की बिल्कुल आवश्यकता है। और असली बात यह भी सामने आती है, कृषि क्षेत्र के जितने भी जानकार हैं या जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं या जो बड़े बड़े आर्थिक कृषि क्षेत्र की जानकार लोग हैं, सोसाइटीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, वह सब लोग इस बात के लिए पूरी तरह से इस बात का समर्थन करते हैं कि यह बदलाव किसानों के हित में है। तो किसानों का इसमें कोई अहित नहीं होने वाला। वर्तमान स्थिति वैसी की वैसी उनकी बहाल चलती रहेगी। अगर वह उस व्यवस्था के अंतर्गत अपना व्यापार करना चाहते हैं तो वैसा ही कर सकते हैं। अगर उन्हें ऑल्टरनेटिव बेटर लगता है तो दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था के थ्रू ज्यादा प्राइस उनको मिलता है तो वहां पे जाएंगे। और MSP जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को तो बिल्कुल नहीं हटा रहे, तो केवल गलतफहमी क्रिएट करके कुछ लोगों को, उनकी इग्नोरेंस को विपक्ष भड़का रहा, वो भी कुछ ही देशों में। मुझे नहीं लगता कि जो लोग किसान इसके अगेंस्ट है, मैं तो कई किसान भूमि अधिग्रहण के समय भी बहुत संस्थानों से, बहुत कृषि क्षेत्र के लोगों से और ऑर्गेनाइजेशन से मिला था, वह सब लोग इस वक्त भी इन बिलों के बदलाव के साथ हैं। ठीक है, धन्यवाद भैया, आपसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत विस्तार में, बहुत संक्षेप में ये चीजें बताई और मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं उनकी जो भ्रम की स्थिति है इस बिल को लेके वो समाप्त हुई होगी। बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि किसानों का हित मोदी जी के दिल में बहुत है। हम पूरे कमिटेड हैं कि किसानों की आय जल्दी से जल्दी तेजी से बढ़े और उनकी दोगुनी हो। और जब तक किसानों की स्थिति यहाँ देश में ठीक नहीं होगी तब तक देश बहुत तेजी से प्रगति नहीं कर पाएगा। जी, धन्यवाद भैया।